न्यूज आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अगर आपको लगता है कि भारत और भारत का विदेश मंत्रालय इस वक्त में जिस तरह से काम कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं और दुनिया में डंका बज रहा है उससे आप खुश हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप दुनिया के ऐसे कई देश देखें जहां से अगर आप बात करें जॉर्जिया से लेके भारत तक की भी, तो यहाँ पर भारत इस वक्त कई जगह पर बहुत ज्यादा चूक रहा है। जी हाँ, चीन इस वक्त भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है और ऐसे में कई ऐसे देश हैं जहां पर भारत को अपने राजदूत भेजने हैं, पहली बार वहां भेजने हैं। जैसे जॉर्जिया में मैंने नाम लिया, तो वहां पर भी अब चीन और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस होना शुरू हो चुका है। लगातार उनकी विजिट वहां होती है, लेकिन भारत अपने लापरवाही और ढिलमुल रवैये के चलते अभी तक वहां पर कोई राजदूत तक नहीं भेज चुका है। उसमें भी इतनी देरी की जा रही है। लगातार हम अपने आसपास के देशों के साथ में एक कंट्रोल खो रहे हैं। नेपाल के साथ रिश्ते जो हमारे करीबी हैं रिश्ते, उसमें भी हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। चाहे मालदीव की बात करें, नेपाल की बात करें, ऐसे ऐसे अगर हमारे रिश्ते खराब होंगे, तो अगर आप ये तस्वीर लगातार देखते रहेंगे और अपने घर में आराम से सोते रहेंगे, तो आप ये समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के इस वक्त जिस तरह से चीन जगह जगह पर अपना दखल दे रहा है, अपने दावे मजबूत कर रहा है, अपने पांव जमा रहा है, वहां वहां पर भारत के लिए चिंता बहुत बड़ी है। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए ये सुकून के पल नहीं है। बहुत मुश्किलें इस वक्त उनके सामने हैं और आने वाली हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त डिप्लोमेटिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा फेल साबित हो रहे हैं। क्या, इसको समझने की जरूरत है। आइए बात करते हैं 4 टीवी के मैनेजिंग एडिटर वाहिद नसीम जी से और समझते हैं कि जॉर्जिया से लेकर चीन तक हमारे लिए चिंता की कौन सी बड़ी लकीर तैयार हो चुकी है। जी विनीता जी, शुक्रिया। जैसा कि आपने चिंता जाहिर की है, सिर्फ जॉर्जिया को लेकर जो एक काकेशस की एक एंट्री माना जा सकता है, इसको आप ये समझ लें कि जॉर्जिया काले सागर पर स्थित यानी एक ऐसे लोकेशन है जिसके लिए भारत की डिप्लोमेसी, भारत के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक महत्व उसका इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि जॉर्जिया के एक तरफ तुर्की, आर्मीनिया, अज़रबैजान और पीछे का काकेशस का जो इलाका जो है यूरोप को कनेक्ट करता है। और इसे अगर उधर से व्यापारिक तौर पर देखें तो दक्षिण एशिया के लिए एक एंट्री गेट माना जा सकता है। यानी काले सागर का इस्तेमाल करके जो एक अंतर्राष्ट्रीय सागर है, उससे आप सीधे यहाँ से एक एंट्री कर सकते हैं, जो व्यापार के महत्व को काफ़ी बढ़ाता है और यहाँ ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हो जाता है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी $50 मिलियन की जो एक सस्ती ऋण सहायता होती है वो प्रोवाइड की थी, और मोदी सरकार ने भी 2018 में और अभी भी शायद कुछ अनाउंस किया था। क्योंकि अगर $100 मिलियन तक की सस्ती ऋण सहायता जो है हम जॉर्जिया को प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जॉर्जिया हमारे लिए रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो युद्ध चल रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि काला सागर इसमें शामिल है, इसमें आर्मीनिया है, माफ कीजिएगा, आर्मीनिया अजरबैजान तो ऊपर आ जाते हैं, मगर काले सागर से कनेक्टेड माफ कीजिएगा, क्रीमिया, क्रीमिया के साथ साथ मोल्दोवा और फिर यूक्रेन जो अभी पूरी तरह युद्ध में लगभग नस्तो नाबूद हो चुका है। ये तमाम हमारे इंटरेस्ट के जो है वो क्षेत्र रहे हैं, कारोबार के क्षेत्र रहे हैं। यहाँ हमारी जो जो आपने चिंता की है कि इस बार की कूटनीति जो है वो हमारी कुछ फंसती हुई नजर आ रही है, तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जॉर्जिया से अलग हटते हुए पूरी कूटनीति पर बात कर लेता हूँ कि अभी 8 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं रशिया, और 9 तारीख को मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी मीटिंग होगी। मीटिंग में जो भारत की तरफ से विदेश सचिव की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें
ये कोशिश की गई है बताने की कि हमने रशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको प्रगाढ़ भी रखना है, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है हम उसे उस पर बार्गेनिंग करेंगे। तो मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि यानी कि उनका कहने का 4 अरब डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को, और उसके बदले में 7 अरब डॉलर का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको जो 3 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमारा व्यापार घाटा चल रहा है, इसको रशिया के साथ हमें बात करनी है, यानी मोदी जी को बात करनी है कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। मैं ज़रूर इस पर बात करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी मुलाकात है कि मेरे ख्याल से मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि रक्षा के मामलों को लेकर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बनती सिचुएशन को लेकर कजाकिस्तान में होने वाला अभी तुरंत खत्म होने वाला एससीओ का समिट काफी महत्वपूर्ण था, जहां पर लोकल करेंसी में 90% एससीओ के कंट्रीज का व्यापार जो है डॉलर को दरकिनार करके लोकल करेंसीज में रूस जिनके साथ व्यापार कर रहा है 90% तक लोकल करेंसी में पहुंच चुका है। भारत भी उसका मेंबर है, मगर शायद हम कूटनीतिक वहां चूक कर रहे हैं, क्योंकि अब ये व्यापार घाटा है रशिया के साथ, यही बात करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं, या फिर ये जो चिंता रीता जी ने जाहिर की है कि भाई जॉर्जिया में हम अभी राजदूत को भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जो कम्युनिकेट है वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है? आपको ये बात समझनी होगी कि यूरोप के बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें से हंगरी भी शामिल है जो रूस के साथ संपत्ति रखते हैं, और यहाँ भारत की एक और इसमें थोड़ी चीज और ऐड करता चलूं, भारतीय नागरिक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान बहुत से इलाकों से ये खबरें भी आपने सुनी होंगी कि कोई यहाँ से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर कहीं जॉर्जिया के रास्ते पोलैंड और इन तमाम इलाकों में जो भाड़े की फोर्सेस बनाई जा रही है उसमें शामिल हो रहे हैं, रशिया की तरफ से भी शामिल हो रहे हैं। इनको लेकर मेरे ख्याल से कोई डाटा रिलीज नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की भी कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। यहाँ पर अगर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो फिर इसका मतलब जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो हम भुगत रहे हैं और शायद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी जो कूटनीतिक पहल है और जो हमारी बार्गेनिंग पावर है शायद वो कमज़ोर है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि रशिया में भारतीयों से ज़्यादा जो गोरखे, हमारे गोरखा बटालियन है हमारे पास बाकायदा, और उस बटालियन में जो भर्ती होते थे वो रूस में धड़ाधड़ रूस की तरफ से रशिया जाकर भर्ती हो रहे हैं। ये बहुत सारी विषय की मुद्दे हैं जिन्हें भविष्य में चर्चा शायद की जाएगी, क्योंकि हमारी अपनी फौज में हम अगर भर्ती नहीं कर रहे हैं तो फिर ये रूस में या पोलैंड में या फिर यूक्रेन की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से जाकर भर्ती होने की नौबत आ गई है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी तरफ जो गोरखे भी हमारे पास आते थे और शान और शौकत के साथ हमारी तगड़ी बटालियन थी, वो लोग धड़ाधड़ रशिया की तरफ से जाकर जो है युद्ध में शामिल हो रहे हैं और फौज में भर्ती हो रहे हैं। तो ये एक अलग विषय हो जाएगा। ये अग्निवीर सोचें, आप सोचें, या फिर अग्निवीर पॉलिसी वाले सोचें कि आखिर विदेशी जाके जो लोग जिन्हें फौज में ही भर्ती होना है तो विदेशों में जाकर वो बेसिकली कबूतर बन के, यानी कि डंकी मार के या किसी भी तरीके से टूरिज्म का पासपोर्ट लेकर भी, वो वीजा लेकर भी पहुंच रहे हैं। ये स्थितियां हो रही है। इसका मतलब हम सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, इंटरनल पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ विनीता जी आपको, बहुत जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी डिप्लोमेसी धार्मिक राजनीति, और धार्मिक राजनीति राजनीति है कि नहीं है ये ज़रूरी नहीं है, मगर हमने भारतीय डेमोक्रेसी में वोट प्रतिशत को जिस धर्म के आधार पर हासिल करने की कोशिश की है वो हमारी डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है और पिछले 10 साल से कर रहा है। इसकी वजह बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि जिस तरह मेरे ख्याल से शिखर सम्मेलन ब्रिक्स में जो है मोदी जी को जाना चाहिए था, अब ये तो बायलैटरल आपका रशिया का और भारत का एक रूटीन जो है शिखर सम्मेलन होता है जिसमें मोदी जी जा रहे हैं या बुलाया गया है ये मैं नहीं जानता हूँ,
अब वो ये जरूर हिंट करके जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की बात करेंगे, जबकि भारत के पास एक मौका था पूरी तरह। भारत की कंपनियों को रशिया के अंदर, जब अमेरिका की, यूरोप की कंपनियां वहां से फूड इंडस्ट्री, बाजार और तमाम चीजें छोड़कर भागी थी, वहां पर उसको रिप्लेस करने का बहुत मौका था अगर भारतीय सरकार ने कोई नीति रणनीति बनाई होती और भारतीय कंपनियों को ओबलाइज किया होता, सब्सिडाइज किया होता और रशिया भेजा होता, तो शायद वो पूरे यूरोप को रिप्लेस कर चुकी होती और हम ट्रेड डेफिसिट को निश्चित रूप से कम कर चुके होते अभी तक। यानी कि आप सिर्फ बातों से जाके कर लेंगे, ये कैसे हो पाएगा, ये तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपने जो हथियार हैं उसके गोले आपको लेने हैं। जो आपने परमाणु संयंत्र आपने 2 चला रखे हैं, तीसरा कंप्लीट होने वाला है, उनकी ईंधन है, उनकी रख रखाव है, उनकी गारंटी है, वो उनके साथ आपको व्यापार करना है। ब्रह्मोस आपके साथ करना है, आपके पास सुखोई है वो आपको करना है। मतलब कुल मिलाकर जो है, आप जो हथियार आपको चाहिए और जो सप्लाई आपको चाहिए और तेल भी आपको जो चाहिए, उसके मुतबादिल आपके पास कौन सा फार्मिंग प्रोडक्शन ऐसा है, फार्मिंग ऑलरेडी आप जानते हैं रशिया के पास मौजूद है, तो आप वहाँ क्या भेजेंगे, क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आप जानते हैं। फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को खुद रशिया जो है सप्लाई करता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी रशिया का अच्छा खासा जो है हाथ है, केमिकल में ही हमारी बहुत, मतलब हम क्या ऐसी चीज है, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमेशा कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऐसा बनाते हैं जो रूस को चाहिए, रूस से ही हम उल्टे मंगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर नीति आपके पास क्या है, विजन आपके पास क्या है, रिप्लेस आप करोगे कैसे, क्या चीज आपके पास है जिसकी बार्गेनिंग कर रहे हैं आप निकले हो, या सिर्फ आप अपना प्रभाव और दबाव और अपने व्यक्तित्व से पुतिन को कहेंगे आप झुकिए और आप $3 अरब का ट्रेड डेफिसिट कम कर दीजिए। यानी आप क्या उनसे जो है हथियार इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, आप जहाजों की पुर्जे लेना बंद कर देंगे, या आप अब जो आपके पास जो कुछ आता है उसे कम कर देंगे, तो उसे ट्रेड डेफिसिट क्या कम कर लेंगे आप, यानी आप व्यापार कम कर देंगे। जबकि चाइना के साथ 2 गुना व्यापार जो है इस दौरान रशिया का बढ़ा है और सेंट्रल एशिया का बढ़ा है। इवन तुर्की जैसे देश जो नाटो के मेंबर हैं, यूरोपियन, उनका पूरा का पूरा बीमार है यूरोप कहा जाता है, वो तमाम रशिया की तरफ झुक रहे हैं और हम वहां से हट रहे हैं, क्योंकि G7 में जिस तरह हम वहाँ के मेंबर भी नहीं है, मोदी जी वहाँ जाते हैं, क्या हासिल करते हैं ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर सामने आया कि G7 में ये वाजे कर दिया गया कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर एक्शन लिए जाएंगे, सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी, विशेष छूट नहीं दी जाएगी। और ये G7 में मोदी जी को बुलाकर क्या धमकी देने के लिए बुलाया गया था और ये धमकी खाने के लिए वहां पर गए थे, क्योंकि अगर अपना व्यापार रशिया के साथ नहीं बढ़ाते हैं, और जो देखिए तो अभी दिन दूर है, तो मास्को 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं, हम जरूर उस पर बात करेंगे क्या खोया क्या पाया। G7 में एक थ्रेट देने का काम किया गया था, जिसमें रशिया के तेल पर एक कैप लगा दी जाएगी, आप उससे ज्यादा महंगा नहीं खरीदेंगे, अगर आप उससे ज्यादा व्यापार करेंगे तो आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी, और ये सब कुछ बिठाकर सामने से बता दिया गया। तो G7 से कुछ हासिल नहीं था, आप गए थे, आप मेंबर भी नहीं थे, थ्रेट लेकर वापस आए, अब आप रशिया जा रहे हैं, रशिया से क्या लेकर वापस आएंगे मैं नहीं जानता हूं, मगर जो मैं इस वक्त पश्चिमी जगत की सिचुएशन को देख पा रहा हूं, अमेरिका को देख पा रहा हूं, उनकी तमाम पश्चिमी नीति रणनीति को देख पा रहा हूं, उनका सीधा मकसद है कि भारत किसी तरह तिब्बत को लेकर चाइना के साथ भिड़े, ताइवान को लेकर पश्चिमी जगत का साथ दे। ये तमाम जो पॉलिसी है वो प्रेशर टैक्टिक के हिसाब से कनाडा, चाहे वो फिर वो मर्डर का रॉ को इन्वॉल्व करना हो, थ्रेट करना हो, डोभाल साहब को जो है इन्वॉल्व करना हो, हमारी एजेंसी के अधिकारियों के नाम जो है नोटिस जारी करना हो, ये, और चाहे फिर वो मतलब खालिस्तान को प्रमोट करने की सिचुएशन बना रहे हो, ये तमाम चीजें दबाव की टैक्टिक्स है। क्या मोदी सरकार जो है या मोदी जी इस टैक्टिक्स के सामने झुककर जो हमारे हित इस वक्त रशिया के साथ हैं उनको दरकिनार कर देंगे? क्योंकि बड़ी वाज़ेह तौर पर अगर रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं तो चीन से हमें हमारे खतरे बहुत कम हैं, और अगर हम रशिया के साथ प्रगाढ़ नहीं करते हैं तो फिर चीन के साथ बार्गेनिंग करने की हमारी गुंजाइश कम है, और फिर आमने सामने की जो टक्कर की पोजीशन है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास मीडिएटर कोई नहीं बचता। वाज़ेह तौर पर जिनके साथ हमारा ट्रेड बेनिफिट है, प्रॉफिट है,
उन देशों की जो इच्छाएं हैं वो चीन को समाप्त करने की है। और अगर ये चीन को जो है खत्म करने की कोशिश की जाती है, माफ कीजिएगा, अगर चीन को हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है तो ये हमारा फेलियर होगा, क्योंकि एससीओ में नहीं जाना और ब्रिक्स को भी थोड़ा सा लाइट लेना। और जबकि आने वाले दिनों में जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि रशिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए रशिया जो है वो ऐसी स्थिति में है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी जगत बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप देख रहे होंगे। मैं जो बताना चाह रहा था वो धर्म वाली बात, तो पहले मैं आपको वो भी बताता चलूं, क्योंकि हालांकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मगर जरूरी है कि डिप्लोमेसी कहाँ फंसी है। यानी हमने जहां पर जॉर्जिया का विनीता जी ने नाम लिया है, उस जगह की जो लोकेशन है उससे हमारे व्यापार के दायरे जो है वो काफी बढ़ते हैं। हमने मोदी जी के आने तक या उससे पहले भी हमारे नेवल को लेकर, नेवी की तकनीक को लेकर तुर्की के साथ बड़े अच्छे संबंध चल रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद वो संबंध टूटे, और जो हम बहुत बड़ी जो नेवी प्रोडक्शन तुर्की के साथ थी, दुनिया में उसको एक बहुत अग्रणी माना जाता है नेवी की तकनीक में, वो कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्या था, एक इंटरेस्ट चीज जो देखा जाता है कि हम धार्मिक क्या, सिर्फ जो है एक तुर्की को एक अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जबकि हमारे संबंध या भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छाएं हैं वो यूक्रेन, माफ कीजिएगा, इजराइल के साथ प्रगाढ़ है। और उधर से तुर्की भी इजराइल का गहरा दोस्त है, मगर उसके दोस्त होने के बावजूद मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमें यानी कि इजराइल और तुर्की के बीच में अभी तक जो मुद्दे रहे, जो तकनीकी आदान प्रदान रहा है वो हथियारों को लेकर भी रहा है। अगर हथियारों को लेकर भी जो है आदान प्रदान रहा है, तो इसका मतलब हम भी जो है तुर्की के साथ कर सकते थे, क्योंकि इजराइल का वो उसके साथ संबंध, व्यापारिक संबंध भी और हथियारों के तकनीक के संबंध भी थे, मगर हमने इंटरनल राजनीति की वजह से डिप्लोमेटिक जो है अपने किनारा कर लिया, क्योंकि हमें ऑडियंस को कन्विंस करना था कि हमें वोट दीजिए, और हम चूंकि सिर्फ एक कम्युनिटी का वोट चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऐसी में आपको सोच सकते हैं कि आपको डिप्लोमेटिकली जो है वो कैसे जा सकती है। और यहीं से आपको, अगर तुर्की है तो फिर आपकी आर्मीनिया भी है, अजरबैजान भी है, फिर आप उसके अंदर यूक्रेन तक जाते हैं, तो ये तमाम जो इलाके हैं वो आपके हाथ में, काला सागर का व्यापार आपके साथ बढ़ जाता है, मगर हमने इंटरनल राजनीति की वजह से उसको दरकिनार किया। अलबत्ता इजराइल और तुर्की के संबंध तो आज भी जारी हैं, मगर हमारे सिर्फ इजराइल के साथ संबंध हैं, जबकि इजराइल दुनिया से हथियार उल्टे बाय कर रहा है, तकनीक जो है खरीद रहा है। और स्थिति ये है कि आज ही की जो खबर है वो ये है कि हमास के साथ लगातार ये कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही कि फैसला किया जाए, मुद्दा निपटा दिया जाए। और ये खबर इजराइल के अखबारों में आज छपी है कि हमास ने भी थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाया है, शायद सीज फायर हो सकता है, चूंकि इजराइल के अंदर बगावत हो चुकी है, फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध मंत्री दबाव डाल रहा है, नेतन्याहू की जान खतरे में है, यानी कि उनके इंटरनल लोग उसका मुसलौनी बना सकते हैं। ये सिचुएशन वो समझ रहे हैं, इसलिए कि हिजबुल्लाह बहुत तगड़ी ताकत हो चुकी है, रशिया की महामदद पहुंच चुकी है। रशिया ने बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं की, मगर जब बशार अल असद की सीरिया में सरकार बचानी चाहिए तो पूरी बचा ली। पूरे नाटो ने कोशिश की, 10 किलोमीटर टुकड़े में हुकूमत रह गई थी, आज पूरी सीरिया पे है और ताकत बन के उभर चुका है। कोई कुछ नहीं, ना इजराइल ना अमेरिका उसको कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब हमास जैसे 30,000 लड़ाकों को रशिया ने बचाने का जो है वो एक बीड़ा उठाया। लीगली तौर पर मात्र 7.5 हमास के लड़ाकों को आज तक जो है इजराइल खत्म कर पाया, जबकि 7,500 से ज्यादा लीगली, ऑफिशियली वो चाहे डिक्लेयर करें ना करें, पर एक्चुअली 7,500 से ज्यादा इजरायली फौजी वहां पर मारे जा चुके हैं, सैकड़ों से ज्यादा उनके टैंक बर्बाद हो चुके हैं, मतलब युद्ध हारने के कगार पर है। सवाल ये है कि हम सिर्फ वोट हासिल करने के लिए अपने कूटनीतिक जो है नुकसान करें, तो दीर्घकालिक यानी लंबी सोच के तहत हम देश का भारी नुकसान करेंगे, और ये नुकसान मेरे ख्याल से जो है हमें मतलब बहुत दिनों तक नुकसान देगा, हमारी अर्थव्यवस्था को भी, इकोनॉमी को भी। तो खैर, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि जो धर्म के और धार्मिक इच्छाओं के और आरएसएस के एजेंडे के
और देश के हितों के बीच में जो डिप्लोमेसी फंसी है, इस कारण मोदी जी कोई बहुत सक्सेस स्टोरी न पश्चिमी जगत के साथ बना पाए, ना इजराइल के साथ बना पाए, ना रूस के साथ बनाए रख पाए। तो सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। मीडिया आपको क्या बताता है मुझे नहीं पता है। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे देशों की जिन देशों के साथ हमारे संबंध होने चाहिए उनके साथ खराब हो रहे हैं, ये तमाम चीजें आखिर कितने दिन कैरी कर पाएंगे हम, ये देखना होगा। और जो हमारी मशीनरी इसमें काम करती है वो कब तक इस सोच के साथ चलेगी, ये भी देखना होगा। अगले प्रोग्राम में अगर विनीता जी कहेंगी तो मैं जरूर आपको डाटा पेश करूंगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट किसके साथ कितना है और हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं और कैसे मोदी जी नहीं कर पाएंगे, उसके कारण क्या है, कारक क्या है, इन पर बात करूंगा। विनीता जी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, शायद आपका प्रोग्राम लंबा हो गया। कल इस पर जरूर हम कड़ी बार बात करेंगे ताकि हम बता सकें ट्रेड डेफिसिट और डिप्लोमेसी के फेलियर कहां कहां होने जा रहे हैं और आप इसे कैसे कवर कर सकते थे और नहीं कर पाओगे ड्यू टू धार्मिक राजनीति। इजाजत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें